Hello बच्चास, कैसे हो आप लोग सब? This is Arjuman Akhtar from the team Red Fight. I hope you all are doing well and having a little bit of studies. Today we will study history of class 9. That is the chapter the French Revolution. Okay. I am not remembering कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई थी कि नहीं, कि हमने प्रीवियस वीडियो में अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी डिस्कस किया था कि कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या है, और फिर नेपोलियन बोनापार्टे के आने के बाद स्लेवरी सिस्टम फिर से रीइंट्रोड्यूस हुआ. बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कि मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं कि मैं फाइनली फ्रांस में स्लेवरी सिस्टम कब खत्म हुआ था. सो इन दिस वीडियो, अगर ये टॉपिक छोटा तो छूट गया है, आई एम सॉरी अबाउट दैट. In 1848 फाइनली फ्रांस में स्लेवरी सिस्टम का अबॉलिशमेंट हुआ था. नेपोलियन बोनापार्टे ने आने के बाद स्लेवरी सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस किया था, ये मैंने आप लोगों को बताया था. बट उसके बाद कुछ सालों के बाद, उनके आने के कुछ सालों बाद, इन द ईयर ऑफ 1848 फाइनली जो स्लेवरी सिस्टम था वहां का, वो अबॉलिश हो गया था, खत्म हो गया था, बिल्कुल दी एंड हो गया था. उसके बाद नो स्लेवरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस. ठीक है. सो अगर ये टॉपिक छूट गया तो आप लोगों को ये पता चल गया. इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द रेवोल्यूशन फॉर एवरीडे लाइफ. कि इसका मतलब क्या होता है बच्चों? रेवोल्यूशन फॉर एवरीडे लाइफ मतलब कि फ्रांस हमने पढ़ ही रहे हैं, हमारा चैप्टर ही द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच में अलग अलग तरह के रेवोल्यूशन हुई, कई तरह की चीजें हुई, कई तरह के चेंजेस हुए ना. तो इन चेंजेस में अलग अलग तरह के लीडर्स आए, उनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज आई, अलग अलग हमने देखा कि सेट ऑफ गवर्नमेंट्स यहाँ पे बनी, उनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज थी. ठीक है. कई तरह के और फिर डिक्टेटर भी है, उनकी अलग आइडियोलॉजीज थी. इन सब के बावजूद एक टाइम पीरियड आया जब फ्रांस ने कुछ चेंजेस स्टार्ट किया अपने डे टू डे लाइफ में. तो इन सारे रेवोल्यूशन ने क्या इफेक्ट छोड़ा है, क्या इन्फ्लुएंस किया फ्रांस के लोगों में, और उनकी डे टू डे लाइफ किस तरह चेंज हुई, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि द ईयर ऑफ 1789 जो फ्रांस की हिस्ट्री में, दैट ईयर इज नोन टू बी एज द हैपनमेंट्स ऑफ सेवरल चेंजेस. इस ईयर में फ्रांस ने बहुत सारे बदलाव देखे हैं. इन द ईयर ऑफ 1789 इज कंसिडर्ड एज द चेंजेबल ईयर. क्यों? क्योंकि इस ईयर में बहुत सारे चेंजेस देखे फ्रांस ने इन टर्म्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो. मैन की लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो भी बहुत सारे बदलाव हुए, वुमेन की लाइफ में भी बहुत सारे बदलाव हुए, और बच्चों की अगर बात करें तो उनकी लाइफ में, वेन मैन एंड वुमेन, अगर आप एक फैमिली में हो, आपकी मम्मी पापा की लाइफ इफेक्ट होती है, उनकी स्टेटस, उनकी वैल्यूज, उनकी कंडीशंस अफेक्ट होती है, तो ऑब्वियस है कि आप भी अफेक्ट होगी उससे, आपकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होंगी. स्कूलिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं थी, तो घर के बच्चों में भी ये बदलाव देखा गया. ठीक है. तो इन द ईयर ऑफ 1789 एक और इम्पोर्टेंट चीज के लिए रिमार्केबल है, दैट इज उस टाइम पीरियड पे, इन द ईयर ऑफ 1789 ड्यूरिंग द समर सीजन, देयर इज अ अबॉलिशमेंट ऑफ सेंसरशिप. सेंसरशिप का अबॉलिशमेंट हो गया, बैन हो गया, खत्म हो गया सेंसरशिप. सेंसरशिप अब फ्रांस में नहीं रहा. सो ये टर्म सेंसरशिप ये है क्या? सेंसरशिप बच्चों क्या है? सेंसरशिप इज अ सप्रेशन. सप्रेशन मतलब एक ऑब्जेक्टिबल वॉइस रे करना, या एक सप्रेशन, दबाना. सेंसरशिप एक ऐसा सप्रेशन है ऑफ वर्ड्स, इमेज, तुम्हारा किसी तरह का वैल्यूज, किसी तरह का स्टेटमेंट, किसी तरह का न्यूज़पेपर, किसी भी तरह का खबर को सप्रेस करना, दबा देना. ठीक है. विच इज ऑब्जेक्टिवल, जो ऑब्जेक्टिवल हो, या फिर सेकंड पार्टी के लिए हार्मफुल हो, या फिर हमारी सोसाइटी के लिए सेंसिटिव हो. ठीक है. इस तरह का, या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को उससे नुकसान पहुंचे, इस तरह की जितनी भी वर्ड्स, इमेजेस, स्टेटमेंट्स होती है, इन सब का जो सप्रेशन होता है ना, इसे हम लोग सेंसरशिप कहते हैं. आप लोग को याद होगा बच्चों, आप लोग क्लास 9th में हो, आप लोगों ने कई मूवीज में या किसी भी मूवीज को रिलीज होने से पहले देखा होगा कि सेंसर बोर्ड ने मूवी का ये सीन काट दिया, या फिर सेंसर बोर्ड ने उस एक्टर के उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर आवाज उठाई है. तो ये सेंसर बोर्ड क्या है? सेंसर बोर्ड वो एक पोडियम है, वो एक पब्लिक सेफ्टी के लिए देखता है. सेंसर बोर्ड अगर किसी मूवी में कोई ऐसा सीन है जो किसी सोसाइटी के लिए सही नहीं, या दो ग्रुप्स में लड़ाई लगवा सकता है, या गवर्नमेंट सेक्टर को हर्ट कर सकता है, या किसी की प्राइवेट और पर्सनल लाइफ को हर्ट कर सकता है, उसके सेंटिमेंट्स को, तो सेंसर बोर्ड उस सीन को हटा देगा, कट कर देगा. और सेंसर बोर्ड की बातें माननी पड़ती है फिल्म्स के डायरेक्टर्स और बाकी सभी लोगों को. तो वहां पे जो सेंसर बोर्ड था ना, जो एक सुप्रीम पावर थी, जो बताती थी कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, लोगों का बोलना तक वहां पे अलाउड नहीं था. वर्ड्स, इमेजेस, स्पीच, मतलब क्या है ना कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, वो वहां पे अलाउड नहीं था. तो सेंसरशिप क्या हुई? अबॉलिश कर दी गई इन द टाइम पीरियड ऑफ 1789.
एक चीज आप लोगों को समझ आ रही बच्चों कि अबॉलिशमेंट ऑफ सेंसरशिप फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जितने भी राजा महाराजा पहले चले आए होंगे, जितने भी प्रिंसेस हो या जितने भी यहाँ पे डिक्टेटर्स की हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन बोनापार्टे की ही बात करें, अगर मैक्सिमिलियन रॉसफायर की बात करें, तो उनके लाइफ में अगर उनसे रिलेटेड हम कोई बात कहते हैं, वो उनके स्टेटस को या वो उनके इमेज को हर्ट करता है अगर, और उनकी किसी बात को वो उजागर करता है, अगर उनकी किसी बैड फेस को बाहर लाता है, तो वो क्या करते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं, उस चीज को बाहर आने नहीं देते, लोगों तक पहुंचने नहीं देते, लोगों को बोलने का मौका ही नहीं देते कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, वो बता ही नहीं सकते कि ये राइट गलत है। तो ये क्या था, सेंसरशिप था। सेंसरशिप था ना, सप्रेशन ऑफ their values, suppression of their words, suppression of their images, even the suppression of their feelings also। वहां पे लोगों को अपने जज्बातों को भी बताने का इजाजत नहीं था। Obviously they were not allowed to say something, they were not allowed to say something freely, freedom of speech ही नहीं था वहां पे। तो जैसे ही ये आपने देखा कि सेंसरशिप अब अगर अबॉलिश हो गई, तो आपको समझ आया बच्चों कि अब वहां पे लोग बोलना स्टार्ट कर रहे होंगे, अब वहां पे लोग अपने हिसाब से बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अगर उन्हें किसी चीज से प्रॉब्लम है दे कैन से, फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टार्ट हो गया था। तो जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट था, दैट इज इन द ईयर ऑफ 1791, रिमेंबर द फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, उसने क्या डिक्लेयर किया, उसने एक नया चीज डिक्लेयर किया, दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच। उस राइट के अंतरिक्त लोगों को ये पता चला, दे वर अलाउड टू से समथिंग, दे वर अलाउड टू स्पीक, दे वर अलाउड टू इंटरेक्ट विच ईच अदर। जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती बच्चों, वहां पे लोग एक दूसरे से बात करने से भी कतराते हैं, वहां पे इंटरेक्शन कम होती है, वहां पे सेपरेशन लिविंग ज्यादा होती है, सेक्टर वाइज, ग्रुप वाइज, कम्युनिटी वाइज पीपल आर लिविंग, दे वर नॉट इंटरेक्टिंग विच ईच अदर, दे वर नॉट फ्लोरिशिंग। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है। तो जब ये चीज का अबॉलिशमेंट हुआ सेंसरशिप का, तो फिर क्या हुआ, हमें ये पता चला कि अब लोग बोलने लगे होंगे ऑब्वियसली। तो ये जो एक्ट, ये जो राइट था जो 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, उसके अंतरिक्त लोगों में क्या एक चीज डिक्लेरेशन हुआ, दैट दे वर अलाउड टू स्पीच। ठीक है, वहां पे क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच ने क्या इंडिकेट किया कि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने व्यूज को बाकी लोगों की तरह व्यक्त कर सकते थे। ठीक है, ये था एक चेंज। एक और चेंज आया वहां पर, वो था दैट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, वहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस आ गया था। फ्रीडम ऑफ प्रेस वेयर इंट्रोड्यूस इन दिस टाइम पीरियड 1789 में। एक और चेंज हुआ था इस रेवोल्यूशन में। भाई ये क्यों हुआ, फ्रीडम ऑफ प्रेस का क्या मतलब होता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब ये नहीं होता बच्चों की जो मन चाहे छाप दो, जो मन चाहे निकाल दो, जो मन चाहे कर दो, नहीं। फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स कि अब वहां पे जो लोग थे ना, द पीपल आउट इन द फ्रांस, दे वे अलाउड कि उन्हें कोई भी डाउट हो, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, या अगर कोई भी पॉलिसी में अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन हो, तो उनकी जो ऑब्सेसिव व्यूज होती है ना, जो उनकी जो ऑब्जेक्टिव व्यूज है, वो एक्सप्रेस कर सकते थे थ्रू मैगजीन्स, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू जर्नल्स, थ्रू आर्टिकल्स, वो बता सकते थे। अगर कोई भी ऑब्सेसिव व्यूज होती, कोई भी ऐसा बात होता जो उन्हें किसी पॉलिटिकल राइट का पसंद नहीं आया, जो उन्हें किसी पॉलिसी का पसंद नहीं आया, जो उन्हें किसी एक टर्म जो हमारे सोसाइटी में चल या गवर्नमेंट सिस्टम में चल उन्हें नहीं पसंद आया, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या था, वो उस बारे में छाप सकते थे, लिख सकते थे, मैगजीन्स आ सकती थी। अब कोई राजा महाराजा के थ्रू पास होके आने की जरूरत नहीं है कि कोई एक आर्टिकल लिखा, वो गया राजा के पास, किसी डिक्टेटर के पास, किसी लीडर के पास, उन्होंने देखा अच्छा ये सही नहीं है, इससे मेरी गलतियां बाहर आएगी या इससे सोसाइटी में असर पड़ेगा, ये नहीं छपेगा, ये आगे चला जाएगा। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पहले था ही नहीं, तो अब क्या हुआ, उन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो अपनी मनचाही बात को प्रिंट आउट कर सकते थे। ठीक है, जब ये चीज होने लगी ना बच्चों, तो जब फ्रीडम ऑफ प्रेस मिला तो लोग एक्सप्रेसिव हो गए, लोग अपनी बातों को रखने लगे, बोलने लगे, दे वे काइंड ऑफ आइडियाज बाहर आने लगे। जब फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलेगा तभी तो आपको जो आपके आइडियाज माइंड में ब्लॉक हुए हैं, पहले तो आपको पता है कि आपको बोलने की आजादी नहीं, फिर पता चला आप बोल तो सकते हो लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बस आपको पता है कि आप बोल भी सकते हो, एक्सप्रेस भी कर सकते हो, तो आपके माइंड सेट में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है वो सब क्या होगी, बाहर आएंगे, एंड यू विल नॉट बिकम एक्सप्रेसिव। तब क्या होगी, बहुत सारी चेंजेस होगी। फ्रांस हो सकता है लिटरेचर वाइज में, लैंग्वेज वाइज में या एक्सप्रेसिव वाइज में आगे बढ़ रहा होगा, वहां के लोग आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। इसके बाद एक और चेंजेस आए, प्लेज होने लगे, वहां पर प्लेज होने लगे, सॉन्ग्स होने लगे और फेस्टिव प्रोसेशंस निकलने लगे। फेस्टिव प्रोसेशन मतलब वो नहीं था जुलूस, किसी भी अलग का फेस्टिवल को लेके जो जुलूस निकलता है, जैसे हमारा इंडिया में निकलता है ना, दुर्गा पूजा में, ईद में, शब बारात में और होली में भी निकलता है,
और छठ पूजा में भी निकलता है। बहुत सारे ऐसे फेस्टिव ऑब्सेशंस हम भी निकालते हैं, प्रोसेशंस जितने भी है। तो फेस्टिव प्रोसेशंस वो जो सारे जुलूस वगैरह निकलते हैं, तो वो भी होने लगा, उस पर भी कोई बैनिंग नहीं लगने लगा। जब ये सब चीज एक साथ फ्रांस में होने लगी तो बहुत सारे लोग क्या होने लगा, उन्हें पता चलने लगा कि वी आर नॉट फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, वी आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। लोगों को पता चलने लगा अच्छा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, लोग इस तरह से रह रहे हैं, लोगों का लाइफस्टाइल ये, तो लोग दूसरे से इंटरेक्ट करने लगे, इंटरेक्शन बढ़ी, जान पहचान बढ़ी। और फिर क्या होता है, कहीं पे भी प्रोग्रेस होने का मतलब ये जरूरी है वी आर नॉट नोइंग ईच अदर, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो फिर फ्रांस में इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई। दीज आर द चेंजेस जो कि फेस किया फ्रांस ने आफ्टर द रेवोल्यूशन। पहली बात अबॉलिशमेंट हुई सेंसरशिप की, फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्हें मिली, फ्रीडम ऑफ प्रेस उन्हें मिला, प्ले सॉन्ग्स ये सब कुछ ओपनली होने लगी। अब फ्रांस ओपनली जीने लगा, लोग वहां पे बाउंडेड बैक नहीं थे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास मैंने आप लोगों को जैसे बोला है, जो आपका लास्ट पार्ट है कंक्लूजन पार्ट, जिसमें नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में बताया गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी लाइफ, उनकी फैमिली, मैरिज, सन्स। उसके बाद मैं बुकिश लैंग्वेज पे जाऊंगी। मैं आप लोगों को आज ही बता रही हूँ, मैं नेपोलियन बोनापार्टे की लाइफ के बारे में आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो कि आपकी बुक से रिलेट नहीं होते, बट इट इज वेरी फन टू नो समथिंग, क्योंकि वो हमारी एक हिस्टोरिकल इमेज आइडियल है, उन्हें जानना जरूरी है। सब लोग नेपोलियन बोनापार्टे को ना बैड वे फेज में देखता है, ही इज बैड दो ही इज अ जीनियस, उसे फिर भी हमारी हिस्ट्री में जीनियस कहा जाता है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बच्चों, डोंट फॉरगेट टू स्टडी अ लिटिल बिट, थोड़ा तो पढ़ाई कर ही सकते हो आप लोग। एंड यस, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ इश्यूज, एनी काइंड ऑफ डाउट्स, फील फ्री टू आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे सेफ बच्चों, एंड बाय बाय।